डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। भारत में ऐसी कई कहानियां सुनाई जाती हैं जिस पर हम पूरी तरह से यकीन करते हैं, जबकि कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जिन पर आधे लोग यकीन करते हैं और आधे लोग कहते हैं ये झूठी कहानियां हैं, बच्चों को डराने के लिए बनाई गई। सरकटा भी एक ऐसी ही किंवदंती है जिसे हम अर्बन लेजेंड भी कह सकते हैं। एक ऐसा भूत जिसका सर मौजूद नहीं था और जो कत्ल भी ऐसे करता था कि सामने वाले का सर काट देता था। मैंने भी कई कहानियां सुनी थी, मुझे ये मालूम नहीं था क्या सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मेरा सामना हुआ मेरे होश उड़ गए थे। जो कहानियों में सुना था जब आपके सामने होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे आप भी उसमें फंसते चले जाते हैं। सोच समझ जैसे आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और आप भी तड़पने लगते हैं। कैसे इससे दूर हूं, ये मुसीबत खुद से कैसे दूर की जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विराज है और मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूं। बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं हमें, और जितनी भी मिलती हैं हम उसमें अपने परिवार वालों के साथ जिंदगी जीने की पूरी कोशिश करते हैं। जब हम सरहद पर होते हैं हमें नहीं पता होता हम वापस जा पाएंगे या नहीं। परिवार वालों से ऐसे मिलते हैं जैसे दोबारा उनके पास हम आने वाले नहीं। क्या पता ये कही गई बातें सच हो जाएं। लेकिन जब छुट्टियों में वापस आने का मौका मिलता है, पूरे परिवार वाले ऐसे गले से लिपट जाते हैं जैसे मौत के मुंह से हम वापस आ चुके हों। इस बार भी छुट्टियों के बाद मैं घर आया हुआ था और 2 महीने की छुट्टियां थी। सोचा हुआ था मैंने घर आकर पूरी मस्ती करूंगा, रिश्तेदारों से मिलूंगा, जो जो मुझसे प्यार करता है एक बार उससे मिलने के लिए ज़रूर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे काम थे जो मेरे पिता करवा नहीं पा रहे थे। कुछ सरकारी काम। कई ऐसे रिश्वतखोर सरकारी अफसर होते हैं जो आपका काम तब तक नहीं करते जब तक आप उन्हें कुछ घूस नहीं देते। लेकिन मैं भी भारतीय सैनिक था, जिस जंग में डट जाऊं उसे छोड़कर नहीं जाता। अपने पिता के सारे काम करवाए थे मैंने। लेकिन जब मैं घर आया था, माँ ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, एक सोने की चेन जिसे मैं गले में डाले रखता। हमेशा से मेरा सपना था सोने की कुछ चीज़ें बनाऊं, लेकिन काम में इतना मग्न हो गया, भूल ही गया अपनी वो पुरानी यादों को, अपने वो पुराने सपनों को। माँ नहीं भूली थी, माँ ने सोने की चेन बनवा कर दी थी। लेकिन उस सोने की चेन में एक छोटी सी मुसीबत थी। उसका लॉक जैसे खराब हो गया था। बीच बीच में वो चेन मेरे गले से उतरकर गिर जाती। 2 बार घर में गिरी थी। मैंने माँ को कहा था, माँ ये चेन कहाँ से बनवाई है? देखो जहाँ बैठता हूँ, टी शर्ट उतारता हूँ, कहीं फंस जाती है ये चेन और उसके बाद ये गिर जाती है। क्या मुसीबत है? क्या मैं ध्यान रखे रखूँ? उतार देता हूँ इसे। माँ ने कहा, खबरदार, इतनी छुट्टियां हैं, इसे पहन कर रख। तेरा सपना था ना, और वैसे भी मैंने तोहफा दिया है तुम्हें, इसे पहन कर रखो। माँ की बात कैसे टाल सकता था। मैंने भी वो चेन पहने रखी और माँ को कहा, माँ देखो कहीं ये गुम हो जाएगी, फिर मत कहना कि सोना घर से चला गया, ये अपशगुन होता है, ऐसा वैसा। माँ ने कहा, खैर ऐसा नहीं होने वाला, इसका ध्यान रखना। अब लॉक थोड़ा ढीला है तो ठीक हो जाएगा, समय के साथ ये धातु ना ठीक हो जाती है। मैं हंसने लगा था माँ पर, लेकिन फिर मैंने माँ को कहा, माँ अब मैं बुआ के पास जाना चाहता हूँ। बुआ कब से बुलाए जा रही थी कि अब छुट्टियाँ हो गई हैं, घर रह कर जाओ। तो मैं बुआ के पास जाने वाला हूँ। कल सुबह यहाँ से निकलूँगा और बुआ के पास कोई 5-7 दिन रह कर आऊँगा। वैसे भी पुराने गाँव की बड़ी याद आती है। माँ ने कहा, हाँ हाँ चले जाना,
अब बुआ से ज़्यादा प्यार है ना, यहाँ माँ से कम प्यार है। मैंने माँ को समझाया, माँ समझो ना, बुआ के कोई बच्चा नहीं है और मुझे अपने बेटे की तरह बुआ ने प्यार किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कुछ दिन वहाँ पर रहकर आऊँ। और आपको तो पता है ना कितने समय पहले गया था मैं, और वो भी सुबह आपके साथ गया था फिर वापस आ गया। अब बुआ मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आती है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं बुआ के पास जाऊँ, वहाँ रहकर आऊँ। माँ ने कहा, वो पिछड़ा हुआ गांव, क्या करोगे वहाँ पर जाकर, कोई चीज़ मिलती नहीं, किराने की दुकान है नहीं, वहाँ से पास वाले बड़े कस्बे में जाकर लोग चीज़ें लेकर आते हैं, उस गांव को पिछड़ा कहते हैं। तुम्हारी बुआ वहाँ फंसी हुई है, खुद निकल नहीं पाती, अब तुम्हें भी वहाँ बुला रही है, क्या करोगे वहाँ जाकर। मैंने माँ से झगड़ा किया, माँ को कहा, माँ मैं वहाँ जाऊँगा, देखो बुआ का दिल रखने के लिए मुझे जाना होगा, और वैसे भी सरहद पर कुछ नहीं मिलता, वहाँ पर मैं दिन गुजार लेता हूँ, तो 5-7 दिन बुआ के पास रहकर नहीं आऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा मुझे। अगले दिन मैं बुआ के गांव की तरफ निकल पड़ा। सफ़र लंबा था, लेकिन फिर भी बुआ के गांव में पहुंचकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वहाँ पर कुछ लोग थे जो मुझे जानते थे, हमारे इस गांव के भी रहने वाले थे और वहाँ पर भी जाया करते थे। मुझे लगा उनसे भी मिलूँगा। सबसे पहले बुआ से मिला। बुआ जी बहुत ज़्यादा खुश थी और फूफा जी उससे भी ज़्यादा खुश। मैंने जब उन्हें कहा कि 5-7 दिन यहाँ पर रहकर जाऊँगा, आंखें चमक गई थी। घर में क्या चीज़ नहीं थी जो वो लेकर नहीं आए। हर चीज़ जो मैं खा सकता था, जो मुझे पसंद थी, जो मैं पहन सकता था, घर में बहुत सारा सामान लेकर आए। प्यार बहुत ज़्यादा करते थे ना, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक उनसे ढेर सारी बातें की। और फिर मैं फूफा जी को कहने लगा, फूफा जी बाहर घूम कर आता हूँ, अब इस गांव में क्या क्या होता है, कैसा है, यहाँ कुछ देख कर आता हूँ। फूफा जी ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन गांव से बाहर मत जाना, और लोग अगर कुछ कहें तो उन पर ज़्यादा यकीन मत करना। ये पुराना गांव है, पिछड़ा हुआ है, किसी से कुछ लेकर मत खाना। यहाँ लोग जादू टोना भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ भी खाने का मन हो ना, यहाँ घर चले आना, हर चीज़ घर में रखी हुई है। फूफा जी की बात सुनकर घर से बाहर निकला था। कुछ घर आगे जब बचपन में एक बार आया था ना, वहाँ एक लड़का रहा करता था, रघु, मुझसे 3 साल छोटा था। गांव में कुछ लड़के उसको पीटने वाले थे, मैं वहाँ आ गया। पहले से ही मेरे अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा थी, चारों से अकेला लड़ा था। रघु तो बहुत ज़्यादा डरपोक था, लेकिन उसने उस दिन कहा था, ये एहसान कभी ना कभी मैं ज़रूर चुकाऊंगा। और मैं हंसा था, अरे ये एहसान थोड़े ना है, तुम भी लड़ते तो एहसान नहीं रहता, मिलकर लड़ना था। जिसके बाद रघु उस समय हंसा था और वो हंसी आज तक मुझे याद है। लिपट लिपट कर गली में हम हंसे थे। जैसे ही मैं रघु के घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, रघु की माँ बाहर आई। मैंने रघु की माँ से बात की और पूछा, रघु कहाँ है। रघु की माँ ने कहा, रघु कहाँ होगा, छत पर चढ़ा हुआ है, पतंग उड़ा रहा है। उसके बाद मैं भी छत पर चढ़ गया। पहले रघु मुझे पहचान नहीं रहा था, आखिर ये हट्टा कट्टा कौन है। पूछने लगा, जी आप कौन हैं, आपको इस गांव में पहले नहीं देखा, और छत पर आप कैसे आ गए। मैं कहने लगा, मैं पुलिस हूँ, पकड़ने आया हूँ, चलो चलो, तुम पर किसी ने केस किया है, कह रहे हैं पतंग बहुत उड़ाते हो, और कोई 4 लोग लड़ने के लिए आ जाएं तो डर कर बैठ जाते हो, लड़ते नहीं हो, चलो तुम्हें जेल होगी। वो पहले तो घबराया, फिर सोचने लगा कि ये कौन सा जुर्म हुआ जिसके लिए उसे जेल हो सकती है। थोड़ा मुस्कुराने लगा, याद आई थी उसे वो पुरानी बातें। फिर मुझे गले से लगाया। मैंने भी उसका काफ़ी मजाक बनाया। अब वो बड़ा हो गया था, कुछ बातें की और फिर पुरानी बातें याद करने लगे। मैंने कहा, चलो घूम कर आते हैं, गांव तो दिखाओ यार, जब हम छोटे थे पता है ना, इस गली से ज़्यादा बाहर जा नहीं पाते थे, अब तो घुमा दो। रघु मुझे वो गांव घुमाने लगा। गांव की कई बातें। पहले मैंने पूछा, मेरे फूफा जी कह रहे थे कि किसी से कुछ लेकर मत खाना, क्या यहाँ सच में लोग काला जादू करते हैं। रघु ने कहा, ऐसे लोग तो शहरों में भी होते होंगे, पता है ना, कुछ लोग घर की मुसीबत बाहर निकालने के लिए आपको कुछ खाने के लिए देंगे, आप खाओगे, वो मुसीबत आप पर आ जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो लोग काम धंधा छोड़कर ये काला जादू करने लगते। मैं भी भारतीय सेना में क्यों जाता। अब भारतीय सेना में कुछ लोग जादू टोना करते, भूतों को बुलाते, लड़ते, अब हमारी क्या ज़रूरत पड़ती है।
रघु कहने लगा, यह मजाक की बात नहीं है, ऐसी चीजें होती हैं। मैं हंसता गया, जिसके बाद रघु ने मुझे गांव की कई जगह दिखाई और उसके बाद गांव में पुलिस वाले आए हुए थे, काफी ज्यादा पुलिस वाले, कुछ घरों से जैसे तलाशी ले रहे और पूछताछ कर रहे। मैंने रघु से पूछा, इतनी पुलिस, क्या हुआ, यहां कोई झगड़ा हो गया? रघु ने कहा, नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, फिर से वो हो गया जिसकी हमें उम्मीद थी। समय समय पर ऐसा होता रहता है। यह भी बेवकूफ था, शराब पिए रहता था, इसे पता नहीं लगता था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। कुछ गलती की होगी इसने। मैंने कहा, अच्छा, शराब पीता था, यानी कोई मर गया तो पुलिस आई है? रघु ने मुझे पूरी बात बताई। देखो, कोई मरा जरूर है, किसी ने उसका सर काट दिया है, कल ही उसकी लाश मिली है। कहते हैं सरकटा ने उसका सर काट दिया। मैंने कहा, सरकटा? तुम उस पर यकीन करते हो? जो कहानियां सुनाते हैं कोई सरकटा है ऐसे, इन्हीं गांव में उसकी कहानियां ज्यादा मशहूर थी और बाहर तक फैल गई। मुझे पूरी बात बताओ, मैं बस जानना चाहता हूं। और यहां जो कत्ल हुआ है उससे सरकटा का आखिर क्या रिश्ता है? रघु ने पूरी बात बताई। यहां जो घर था, उस औरत का बेटा बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था। शराब पीकर कई बार गलियों में गिरा हुआ होता और एक दिन शायद शराब पीकर वो 70 मंदिर की तरफ चला गया। 70 मंदिर में पता नहीं उसने क्या किया होगा, लेकिन उसके बाहर उसकी लाश मिली। उसका सर मौजूद नहीं था, धड़ मौजूद था, जैसे सर कोई ले गया। मैंने कहा, सर ले गया? यानी कि यहां कोई कातिल है? भाई, कोई ऐसा काम भी कर सकता है? उसके बाद रघु ने कहा, पिछले 10 सालों में यहां पर लगभग 27 लोगों की मौत हो चुकी है। जो 70 मंदिर की तरफ जाता है वहां पर लोगों को सर कटा नजर आता है और कहते हैं जिसका सामना सर कटे से हो जाए वो उसका सर काट लेता है और सर काट कर ले जाता है। क्या करता है, कहाँ रखता है, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना सबको पता है, अगर कोई सामने से नजर आए ना जिसका सर मौजूद नहीं है तो भागो वहां से, इससे पहले कि वो आपका सर काट दे वहां से निकल लो, वरना उसके हत्थे चढ़ोगे तो अपना सर भी दान देना पड़ेगा। इस आदमी को भी ऐसे मारा गया, धड़ मिला है, तो पुलिस वाले पिछले 1-2 दिनों से यहीं पर घूम रहे हैं, परिवार से पूछताछ कर रहे हैं, बाकी गांव वालों से भी पूछताछ कर रहे हैं जिनके घर उस तरफ है, कौन आता जाता है। अब इतनी लाशें मिल चुकी हैं, पुलिस वाले भी ये जान चुके हैं, चाहे जो कर लो, चाहे जैसी भी कोशिश कर लो, ये पता नहीं चलता कि वो सर कटा कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। और पुलिस वाले भी डरते हैं कहीं उनका सामना ना हो जाए सर कटे से। कोई पुलिस वाले का कभी सर कट गया ना, हाहाकार मच जाएगी यहाँ पर। और इस बात को दबाया जाता है, बाहर ज़्यादा फैलाया नहीं जाता, फिर भी सर कटे की कहानियाँ फैल ही जाती हैं, कहानियों के तौर पर ही। अब उस सर कटे की बातें बताते हुए रघु बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, तो मैंने रघु से पूछा, यार तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? तुमने तो बताया 70 मंदिर, उस तरफ 70 मंदिर हैं, तो क्या लोग मंदिरों में नहीं जाते? तब मुझे रघु ने बताया कि वहां पर कुछ पुराने खंडहर मिले थे जिन्हें मंदिर माना गया, लेकिन पक्का नहीं था कि वहां पर भगवान की मूर्तियां रखी गई थी या असल में वो मंदिर ही थे, लेकिन उसका नाम 70 मंदिर रखा गया। और कई बुजुर्ग भी ये कहा करते थे कि उनका नाम 70 मंदिर उस जमाने में भी हुआ करता था। लेकिन वहाँ ये सरकटे का आतंक जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा डराया, और 10 साल पहले अचानक ये सरकटा कैसे बाहर आ गया, क्या करने लगा, किसी को पता नहीं लगा। लेकिन माना जाता है कि जैसे कई दशकों पहले ऐसे सरकटे का आतंक इन इलाकों में हुआ करता था। अब रघु की बातें सुनकर एक फौजी के मन में विचार तो आते ही है ना कि लोग कितने पिछड़े हुए हैं, एक अंधविश्वास पर अब भी यकीन करते हैं। होंगे कुछ क्रिमिनल यहाँ पर सरकटे के नाम पर बदला लेते होंगे, रंजिश निकालते होंगे, लोगों के सर काट देते होंगे और किसी को पता तक नहीं चलता। पुलिस वाले भी इस कहानी पर यकीन कर लेते होंगे। लेकिन मुझे क्या,
मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना था, इसीलिए मैंने रघु को कहा चलो यहाँ से चलते हैं, अब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, यहाँ से हमें निकलना चाहिए। फिर रघु के साथ वहाँ बड़े बड़े खेतों में मैं घूमता गया, लेकिन दोपहर का वक्त था और मन में नए विचार आ रहे। 70 मंदिर तो देखकर आ सकते हैं ना, अब रात के वक्त वहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं, दिन के वक्त थोड़ी ना होती होंगी। मैंने रघु को यही कहा था और रघु ने कहा यार देखो उस तरफ जाना सही नहीं होगा, विराज ऐसा करते हैं ना, उस तरफ नहीं जाते। मैंने कहा चलकर देखते हैं ना, 70 मंदिर है और लोग उस तरफ जाते होंगे। उसने कहा नहीं जाते, अब बिल्कुल नहीं जाते, पिछले 10 सालों से जो आतंक है ना 70 मंदिर का, उस तरफ कोई नहीं जाता। लेकिन मेरी बात अब रघु टाल नहीं सकता था। मैंने कहा खंडहरें देख कर आते हैं, वैसे भी पुरानी इमारतें, पुराने खंडहर, मंदिर मुझे देखने बहुत ज़्यादा पसंद है, चलो मेरे साथ। रघु मना न कर पाया और दोपहर के वक्त हम 70 मंदिर की तरफ बढ़ चले। तब मैंने देखा वहां पर खंडहर बने हुए थे, मंदिरों जैसे आकार बने हुए थे, लेकिन पक्के तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो मंदिर ही होंगे। हो सकता है पुरानी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई हों, एक मंजिला और ऊपर गुंबद थोड़े ना था, तो ये मंदिर नहीं हो सकते। लेकिन कई जगह शिल्पकारी की हुई थी, जैसे नाचती हुई लड़कियां, ऐसा बनाया हुआ था। और कई जगह कीड़े मकोड़े वो बनाए गए, कई जगह जानवर बनाए गए। उस पिल्लर पर कई ऐसी आकृतियां बनाई गई थी। और 70 मंदिर, ये नाम सुनने में ऐसा लगता है कि बड़ा इलाका होगा जहां पर कई मंदिर होंगे, लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से 20 से 25 मंदिर थे। 70 मंदिर तो नहीं हो सकते, तो इसका नाम 70 मंदिर क्यों डाला गया? रघु से पूछा। जब उन मंदिरों को निहारते निहारते मेरी नजर रघु पर पड़ी थी, इतना घबराया हुआ रघु, जैसे उसके सर से पसीना टपक रहा था। घबराहट के मारे होंठ सफेद होने लगे थे। मेरी तरफ वो देख नहीं रहा, बल्कि इधर उधर झांक रहा, ऐसे डर रहा जैसे वहां पर कोई आ जाएगा, अभी उसे मार डालेगा। मैंने उसे समझाया, मैं तुम्हारे साथ हूं, एक फौजी हूं, और तुम्हें पता है फौजी सरहद की सुरक्षा करते हैं, मरने से नहीं डरते। तुम मेरे साथ हो, डरना मत, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। रघु का कहना था सरकटे से कोई बचता नहीं, हम दोनों यहां से निकलते हैं। मैं मानने वाला नहीं था। देखने में अच्छी जगह थी, कई अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए थे। किसी जमाने में यहां पर लोग आते तो होंगे, अब आना बंद कर दिया है, लेकिन जगह देखने लायक है। कुछ छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ा था, कह सकते हैं एक पठार सा था, और यहां से दूर दूर तक देखा जा सकता था। मुझे मन में ख्याल आया, क्यों ना शाम का वक्त यहीं पर गुजारते हैं, जब सूरज ढल रहा होगा, जैसे धरती के अंदर समा रहा होगा, वो दृश्य देखने लायक होगा, यहां रुकते हैं। रघु के होश उड़ गए। रघु कहने लगा, देखो अगर तो अंधेरे में यहां रुकने की बात की, फिर मैं दोस्ती तोड़ता हूं, मैं चला जाऊंगा यहां से, मैं यहां नहीं रह सकता, ये बड़ी मुसीबत है, ना कुछ हुआ है ना कोई परेशानी है, बेवजह परेशानी को अपने गले में क्यों डालना, चलो चलो यहां से चलते हैं। मैं रघु को कहने लगा, अरे तो शाम तक नहीं रुकते, अभी चले जाएंगे, लेकिन कुछ समय तो बिताने दो ना यार। वो घबराया था तो मैं वहां घूमने लगा, उसे अपने साथ ले जाने लगा, बताने लगा कि ये पौधे कितने कीमती होते हैं, फूल देखो कितने अच्छे अच्छे फूल, देखो तो सही। और अचानक वहां एक अजीब सा काले रंग का पेड़ था। वो पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ हो, इसी कारण पूरा काला था। लेकिन कई टहनियां पूरी तरह से सूखी हुई, कुछ टहनियों पर बस 1-2 पत्ते और कुछ फूल निकले हुए। मैं पहचान नहीं कर पा रहा था कि कौन सा पेड़ है ये, और ऐसे कुछ पत्तियां कुछ फूल निकले हुए। नीचे से देखने में लग रहा है कि पेड़ जल चुका है, ऊपर से फिर भी पत्तियां निकल रही हैं। कुदरत का करिश्मा था। लेकिन उस पेड़ की कई टहनियां बाहर की तरफ निकली हुई, और एक ऐसी ही टहनी में मेरी टी शर्ट फंस गई। मैं आगे बढ़ा तो टी शर्ट खींची, जिस कारण एक तरफ से टी शर्ट फट गई और फटकर पीछे की तरफ लटक गई। रघु ने पीछे से इशारा किया, रुको रुको विराज, क्या कर रहे हो यार, वो पेड़ के पास मत जाओ, टहनियां बाहर निकली हैं, फंस गई ना टी शर्ट।
मैंने टी शर्ट को देखा, एक तरफ से पूरी फट चुकी थी। फिर सोचने लगा, अरे यार क्या करूं अब, ये देखने में सही नहीं लगती। विराज, तुम ऐसा करो, मेरी टी शर्ट पहन लो, ये मुझे रघु ने कहा था। वो नई टी शर्ट लेकर आया था, बता रहा था मुझे कि शहर गया था तब लेकर आया था। मैंने मना कर दिया, अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारी है, मेरी टी शर्ट फटी है ना तो मैं खुद देखूंगा, ऐसे तुम अपनी टी शर्ट मुझे क्यों दे रहे हो। अब रघु तो मेरे पीछे पड़ गया, कहने लगा, भैया आप टी शर्ट पहनो ना, आप इस गांव में आए हो, मेहमान हो हमारे, और देखा ना कैसे लड़कियां आपको घूरती हैं, फौजी है, दिल आ गया है उनका आप पर, ऐसे फटी हुई टी शर्ट लेकर गए ना, सब हंसेंगे, आपकी बेइज्जती होगी। अब मेरे साथ तो होता रहता है, खेतों में काम करता हूँ, कह दूंगा कि वट गई वहां पर, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया पहनो, बस घर तक पहुंचना है, वहां उतार कर दे देना, बात खत्म, मैं कौन सा आपको पक्के तौर पर दे रहा हूं। वो जिद करने लगा तो मुझे अपनी टी शर्ट उतारनी पड़ी। उसने मुझे अपनी टी शर्ट दी और जल्दबाजी में मैंने वो टी शर्ट पहनी, उसे भी पहनाई। वो कहने लगा, भैया आर्मी में हो, काफ़ी मेहनत करते हो, बॉडी अच्छी बनाई है आपने। मैं हंसने लगा। फिर वहाँ कुछ समय घूमे और फिर से वो जिद करने लगा, भैया आप चलो ना यहाँ से, आपके साथ डर कम लग रहा है, जैसे सब कहानियाँ सुनाते हैं सरकाटा आ जाता है मार देता है, वैसा तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी देखो वो कहानियाँ रात के वक्त सुनाई जाती हैं, चलो ना भैया, अब यहाँ क्यों रुकना भैया, चलो। वो जिद करता गया, खींच कर ले गया मुझे। 70 मंदिर देखने में अद्भुत थे, लेकिन वहाँ से मुझे वापस तो आना ही पड़ा। जैसे ही गांव के अंदर आए हम, घर के करीब पहुंचकर मुझे रघु कहने लगा, भैया चलो जल्दी से टी शर्ट बदल दो, अब ऐसे फटी हुई टी शर्ट लेकर आपको गांव घुमाने वाला नहीं मैं, और रात के वक्त आपको वहाँ पीछे ना पीपल के पेड़ के नीचे हम बड़ी मस्ती करते हैं 8-9 बजे, गांव के कई लोग आ जाते हैं, मजाक चलता है, ताश खेली जाती है, वहाँ ताश खेलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, बूढ़े लोग बड़ा मजाक करते हैं। घर के अंदर गए, मैंने टी शर्ट बदली, उसके बाद उसे भी उसकी टी शर्ट दी, खुद भी नहीं पहनी, और जैसे ही ध्यान दिया गले की तरफ, चेन कहाँ है, अरे यार मेरी सोने की चेन कहाँ है, दिमाग में अचानक आया। सोने की चेन गले में पहनी थी, जिसका लॉक बहुत ज़्यादा खराब था, हो सकता है वहाँ पर चेन गिर गई हो। अंधेरा हो चुका था, जल्दी से मैंने वो टी शर्ट उतारी, नहीं पहनी, रघु के पास गया, उसके घर जाकर उसे टी शर्ट दी। मेरा चेहरा थोड़ा उतरा था तो रघु पूछने लगा, भैया क्या हुआ, कुछ किसी ने कहा तो नहीं, टी शर्ट को लेकर कुछ हुआ है। मैंने कहा, सोने की चेन यार, सोने की चेन मेरी वहीं पर गिर गई कहीं पर। रघु कहने लगा, अरे भैया सोने की चेन। मैंने कहा, हाँ हाँ वहाँ गिरी है, चलो देख कर आते हैं, अब उससे पहले कि कोई उठा कर ले जाए तो देखनी होगी। रघु कहने लगा, भैया अंधेरा हो गया है, टी शर्ट जहाँ फटी वहाँ गिरी है ना। मैंने कहा, हाँ हाँ वहीं गिरी है ना, टी शर्ट फटी थी तो चेन टी शर्ट में फंसी होगी, वहाँ मैंने टी शर्ट उतारी तो वहीं गिरी होगी ना, और कहीं तो हम गए नहीं। रघु कहने लगा, भैया अंधेरे में 70 मंदिर सरकाटा आता है, सुबह से एक ही तो बात कर रहे हैं, आप वहाँ जाना चाहते हैं, मैं उस मुसीबत वाली जगह दोबारा नहीं जाना चाहता, दिखा दिया आपको, अब कल सुबह जाएंगे ना, दिन के वक्त दोबारा ढूंढेंगे, मिल जाएगी। मैंने कहा, नहीं दिन के वक्त नहीं मिलेगी यार, अब आज गिरी है और वहाँ छिप कर कोई जाता हो, और जैसे कि सरकटे की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, मुझे लगता है कोई ना कोई तो वहाँ पर है जो कातिल है, और उसे सोने की चेन मिल गई, वो कौन सा छोड़ने वाला है, फिर मैं क्या करूँगा। मेरी माँ ने मुझे तोहफा दिया है, मैं उस चेन को नहीं छोड़ सकता। रघु कहने लगा, भैया मैं तो वहाँ जाने वाला नहीं, आपको साफ पता है, चेन जाए तो जाए, जान नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा, अपनी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी कीमती चीज़ें होती हैं, कुछ दिल के करीब, माँ ने तोहफा दिया था, उसे तो मैं छोड़ नहीं सकता, अब चाहे सरकट आए या शैतान ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मुझे तो मेरी सोने की चेन चाहिए। चल रघु, तुझे मैं देख लूँगा, मैं तेरा ध्यान रखूँगा, कोई मुसीबत नहीं आने वाली। रघु मान नहीं रहा था, लेकिन मैंने उसे खींचा, मेरे साथ जाने को वो तैयार हो गया, लेकिन उसकी कांपती हुई टांगे, मुझे तो ट्रेनिंग मिली थी, चाहे सामने मौत क्यों ना नजर आने लगे, तब भी एक फौजी नहीं घबराता, लेकिन मुझे चिंता रघु की थी। मैं रघु को समझा रहा,
रघु डरो मत, ऐसे हम ज़्यादा डरते हैं तो हमारा दिल कमज़ोर होने लगता है। तुम नहीं चाहोगे कमज़ोर दिल के कारण इस उम्र में तुम्हें कोई दिल का दौरा आ जाए। माँ बाप को कौन देखेगा? इसीलिए डरने की बात नहीं होती, मैं तुम्हारे साथ हूँ और एक मिलकर हम 11 हो जाएंगे। पहले तुम बच्चे थे, लड़ते नहीं थे, अब मेरे साथ हो, लड़ना सीख जाओगे। चलो चलते हैं। उसी पठार के ऊपर 70 मंदिर जहाँ सरकटा नजर आता है। ढूंढनी थी हमें सोने की चेन, मेरे लिए कीमती। वहाँ एक टॉर्च को लेकर हम बढ़ गए। रघु ने वो टॉर्च नहीं जलाई, अपनी जेब में रखी हुई, ताकि अगर कोई मुसीबत हुई, टॉर्च गुम हो जाए, दूसरी टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे जेब से निकालकर। उस पठार के ऊपर चढ़ते वक्त रघु बार बार घबराहट के मारे बैठा जा रहा था, जैसे थोड़ा चलता बैठ जाता। पता था मुझे इतनी घबराहट में उसकी कैसी हालत है। बार बार ऐसी कहानियां सुनाता जंग की जिसमें बहादुर ने जान दी थी, ताकि उसके अंदर भी बहादुरी आए। फिर भी उसे समझाना मुश्किल। 70 मंदिर में जब हम पहुंचे थे, एक एक करके झांक रहे, वो टॉर्च की रोशनी मार रहे कि इसी रास्ते से आए थे, हो सकता है इस तरफ वो सोने की चेन गिर गई हो। लेकिन वहां मिल नहीं रही, तो मैंने रघु को कहा, वो जला हुआ पेड़, उसी तरफ चलते हैं। उस जले हुए पेड़ के करीब ही मेरी टी शर्ट फांसी थी ना, उतारी भी वहीं पर थी, वहां गिरी होगी चेन, ढूंढते हैं वहां जाकर। हम टॉर्च लेकर आगे बढ़ रहे और उस काले पेड़ के पास पहुंचकर मैं चारों तरफ देख रहा। यहीं पर फंसी थी टी शर्ट, यहीं पर वो सोने की चेन होनी चाहिए, चमकनी चाहिए, साफ दिख जानी चाहिए। लेकिन रघु की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अचानक वहाँ पर एक आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ जैसे लकड़ी पर किसी ने पैर रखा हो, सूखी हुई लकड़ी पर। मैं भी घबराया, रघु भी घबराया, लेकिन फिर भी हिम्मत को बांधते हुए उस तरफ जब टॉर्च मारी ना, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था इस काले पेड़ के पीछे कोई हो, तभी तो लकड़ी हिली है ना। मैं पेड़ के दूसरी तरफ गया तो वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर से पेड़ के पास से एक आवाज आई, लकड़ी के हिलने की। हम दोनों में से कोई नहीं था जिसने ये आवाज की हो। तो आवाज कहां से आ रही है? मैं जल्दी जल्दी वो चेन ढूंढना चाहता था, लेकिन इस आवाज ने हमें परेशान कर दिया था। थोड़ी देर बाद और ज्यादा आवाज, और इस बार तो ऐसा था जैसे किसी ने लकड़ी पर पैर न रखा हो, बल्कि लकड़ी को फाड़ने की कोशिश की हो। लकड़ी के चटकने की ये आवाज कानों तक पहुंच रही थी और मैं इस आवाज की पहचान कर सकता था। तभी काफी ज्यादा आवाज आने लगी और रघु तो जैसे भागता हुआ मेरे पास आ गया, क्योंकि मैं पेड़ के पीछे था। मैं रघु को कहने लगा, रघु जल्दी से आगे की तरफ हो जाओ, मुझे लगता है यहाँ कोई गड़बड़ तो है। जब हम उस पेड़ से कुछ दूरी पर थे, एक दीवार थी जिसके पास हम सट गए, ये देखने के लिए कि आवाज कहां से आ रही है, कैसी आवाज है। लकड़ी चटक रही है तो कहां से? जो दृश्य आंखों के सामने नजर आ रहा था ना, वो अजीब और गरीब था। सामने वाला वो काला पेड़, लकड़ी उसकी चटक रही थी, वो पेड़ बीच से फट रहा था, साफ साफ नजर आने लगा जैसे उसके बीच आग लगी हो। थोड़ी थोड़ी रोशनी बाहर को निकल रही और वो पेड़ खुल गया, बीच में जैसे कोई रास्ता बना हो। और तब पेड़ के बीच से निकला एक आदमी। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसका सर मौजूद नहीं था। कुर्ता पायजामा और साफ था, जैसे उसका सर सच में ना हो। ऐसा नहीं कि कोई प्रैंक हो, बल्कि साफ सर नहीं था उसका। वो हाथ में तेज धार हथियार लिए इधर उधर अपने कंधे मोड़ रहा। सर तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे किसी चीज से वो महसूस कर पा रहा कि कोई ना कोई आसपास मौजूद है। रघु की हालत इतनी पतली थी कि वो समझ नहीं पाया कि जो उसे करना चाहिए वो कब करना चाहिए, भागना चाहिए तो कब भागना चाहिए। उस सरकटे के सामने ही उस दीवार के बीच से निकलकर वो भागने लगा। पैरों की आवाज हुई तो वो सरकटे को जैसे पता लगाया
सोचने समझने वाली बात तो ये थी कि उसका सर मौजूद नहीं था। वो कोई भूत था बिना सर वाला, लेकिन वो महसूस कैसे कर पा रहा, आवाज कैसे सुन पा रहा, ये पता नहीं चला। दूर से ही उसने हाथ में जो तेज धार हथियार था पीछे की तरफ खींचकर छोड़कर मारा। इतने में मैं समझ चुका था कि वो निशाना लगाकर मार रहा है, और वो तेज धार हथियार निशाना इतना पक्का था कि सीधा रघु की गर्दन की तरफ गया। उससे पहले मैं भाग चुका था। मैं रघु के पास गया, भागा था मैं, टांग पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन कमाल की बात, उस सर कटे का निशाना इतना पक्का रघु की गर्दन के पास से वो तेज धार हथियार बड़े चाकू की तरह गुजरा और कान का एक हिस्सा काट दिया था। वो तो उसकी किस्मत ठीक थी कि मैंने टांग खींचकर उसे एक तरफ गिरा डाला था, वरना उसकी गर्दन के अंदर वो चाकू घुस जाता, फिर उसे बचाना मुश्किल होता। चीखने लगा था रघु, और मैंने रघु को कहा, रघु चुप, आवाज मत करो, हमें यहां से बचना है। उसका सर नहीं है तो शायद उसे पता ना चले। हम वहां से निकले तो एक दीवार के पीछे रघु ने मुंह पर उंगली रखी हुई, लेकिन कांप रहा, डर रहा, और वो सरकटा भी जल्दी से भाग कर आया। वो जो चाकू था ना, उसने इतना तेज मारा था कि रघु के कान के एक हिस्से को काटकर आगे वाले पेड़ पर अंदर तक गड़ गया था, हैंडल तक। इतनी ज्यादा तेज मारा था, समझ गया था मैं। इंसानी कंधों में इतनी जान नहीं होती कि एक चाकू को इतनी तेजी से मार सके कि इंसानी कान काटने के बाद भी पेड़ में इतना अंदर धंस सके। ये तो भूत था, लेकिन हमें मार सकता था। समझदारी दिखानी थी और रघु की रक्षा भी करनी थी। रघु के कान से खून निकल रहा था, लेकिन मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ। बिल्कुल जड़ हो गए थे हम, बिल्कुल जड़, और सांस भी बहुत धीमी ले रहे थे। वो सरकटा बहुत करीब था। मैं जान गया था उसकी कमजोरी। वो पहचान नहीं पा रहा कि उसके आसपास कोई है या नहीं। वो बड़ी जल्दी जल्दी हमें ढूंढना चाहता था, उस चाकू को निकालकर हमें मारना चाहता था। रफ्तार भी उसकी तेज थी और भटका हुआ भी था। उसे पता नहीं चल पा रहा कि हम दीवार के पीछे हैं, जबकि सामने से जैसे वो निकल कर गया, फिर भी देख नहीं पाया। सर नहीं था ना उसका, जरा सी हरकत और वो पहचान जाता। जैसे ही वो दीवार की दूसरी तरफ था, मैं रघु को लेकर आगे की तरफ बढ़ा, और पीछे से भागने की आवाज, हमारी आवाज का पीछा कर रहा था वो बहुत ही तेजी से। उस पठार से वो 70 मंदिर से बाहर की तरफ निकले और एक पेड़ के पास जाकर फिर से रघु के मुंह पर हाथ रखकर मैंने जैसे हरकत करनी बंद कर दी। वो सरकटा इतनी तेजी से आया था, उसकी मुड़ी हुई वो टांगे, लेकिन फिर भी वो जैसे आवाज बंद होते ही पहचान नहीं कर पाता कि हम कहां पर हैं, भले ही हम उसके सामने खड़े होते। बस यही कमजोरी थी उसकी। मैं जान गया, क्योंकि मुझे आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, भांपना, तेजी से भांपना, सामने वाला क्या कर सकता है, दिमाग का उपयोग करना। और यहां मुझे लगा ऐसा करना चाहिए। मैंने वैसा किया और काम बन रहा था। वो बड़ी तेजी से आया था, जहां हम भागे थे वहां घूम रहा, महसूस कर रहा, और मैं जान गया था आंखें हैं नहीं, उसका सर है नहीं, लेकिन जब ध्वनि उत्पन्न होती है, शरीर में उसके कंपन पहुंचता है, पहचान जाता है उस आवाज को, उस तरफ जाता है। बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो चाकू को जमीन पर मार रहा और इतनी तेजी से वो मिट्टी को उखाड़ कर फेंक रहा। उसका एक बार हमारा सर धड़ से अलग कर देता, लेकिन उसके बाद एक किस्मत वाली बात हुई। वहां पठार के एक तरफ लगे हुए पेड़, थोड़ी सी हवा चली और एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा था जो शायद ऊपर फंसा हुआ। हवा चलने के कारण लकड़ी का वो टुकड़ा नीचे गिरा और ऐसी आवाज हुई, खींचने लगा, आवाज करने लगा, और वो सरकटा भागा उस तरफ बड़ी तेजी से, और वो आवाज इतनी तेज थी कि हमारे भागने की आवाज को दबा दिया उसने। इस तरह बचकर निकल आए हम उस 70 मंदिर से और बचे उस सरकटे से। वापस घर पहुंचने के बाद आसपास हड़बड़ी मच गई थी। हम बचकर आए थे। सरकटे ने हमला किया रघु के ऊपर, तो हमारे घर वो मुखिया भी आया, समझा रहा था
हमने पूरी बात नहीं बताई। हमने कहा हम गलती से उस तरफ चले गए थे। पूरी बात बताने से मुसीबत बढ़ सकती थी, लेकिन दिमाग में आया वो सोने की चेन तो अब तक नहीं मिली। फौजी हूं, कोई चीज छोड़ नहीं सकता, लेने तो जरूर जाऊंगा, दिन के वक्त ही सही। मुखिया कहने लगा था, वो सरकटा बहुत कम लोगों को छोड़ता है। जो बच पाते हैं ना, वो कहानियां सुनाते हैं छिपकर। जिन्होंने देखा वो सरकटा बस उन्हें छोड़ गया। जो हत्थे चढ़े, कहते हैं बड़ी बेरहमी से सर को काट देता है। अब सर किसी को नजर नहीं आता तो पुलिस वाले बात नहीं मानते, पकड़ते नहीं। आप वहां दोबारा मत जाइए, देखिए वहां मुसीबत बढ़ सकती है। मुझे सब समझा रहे, लेकिन रघु की तरफ देखकर मैं कह रहा, रघु कुछ ना कुछ तो करना होगा। गांव में मुसीबत तो है। ये सरकटा हो सकता है किसी और को शिकार बनाए, रोकना तो होगा समझदारी से। अब मैं मानता हूं भूत प्रेत होते हैं जैसे कि वो है। उसे रोकने के लिए सबसे पहले तो जानकारी इकट्ठी करनी होगी। गांव वालों से अगले दिन मैंने पूछा था, पठार पर जाने की हिम्मत मेरी भी नहीं थी। मैंने गांव वालों से पूछा कितनी घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ। वहां बताया गया कि 27 लोग मारे जा चुके थे। जो मारे गए उन्हें सरकटे ने मारा, सर किसी को नहीं मिला। कुछ लोग बचे, जैसे 2-3 झुंड बनाकर जा रहे उस पठार के ऊपर, बाहर से आए हुए वो विदेशी। उनमें से एक औरत बची थी, 2 के सर धड़ से अलग हो गए थे। वो औरत ने कहा कि एक दीवार थी, ईंट बाहर की तरफ निकली, वो सिमटकर अंदर घुस गई। सबको लग रहा था अंदर घुसी तो उसे पता नहीं चला। मैं जानता था उसने आवाज नहीं की होगी, इसीलिए सरकटे को पता नहीं चला। सुबह तक इसी तरह वो वहां जड़ बनकर रही और सरकटा दोबारा चला गया पेड़ के अंदर, जहां से वो बाहर निकला था। समझ में आ गया सब कुछ। उसकी कमजोरी पता लग गई, लेकिन उसका इस्तेमाल करके उसे रोका कैसे जाए वो मैं जानना चाहता था। शहर में मुझे कई किताबें मिली। वो लाइब्रेरी में इस इलाके का इतिहास था, मुगलों की कई कहानियां, उससे पहले की कहानियां, अंग्रेज़ों के ज़माने की कहानियां। ये इलाके में क्या घटा था, कुछ बड़ा कुछ छोटा, हर तरह की जानकारी मैं चाहता था। और मुझे ट्रेनिंग मिली थी रिसर्च कैसे करनी है। उन किताबों में वो खास लाइंस जो इस इलाके से जुड़ी हुई, वो पुरानी कहानियां, हर एक को मैं नोट डाउन करता जा रहा था। वो पूरा दिन इसी में लग गया और रात को जब मैं घर आया, दोबारा उस पठार पर जाने की हिम्मत नहीं थी। जानता था सोने की वो चेन वहीं पर रहेगी, कोई वहां नहीं जाएगा। ये कोई झूठ नहीं, सच है। तो वो रात घर में गुजारने के बाद अगले दिन फिर से शहर। अब बुआ जी कह रही थी कि तुम शहर चले जाते हो, यहाँ तो रुकते नहीं। मैंने कहा बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको पता है ना वहाँ जाकर हमने गलती की थी, बस उसके बारे में और जानकारी निकालनी है। बुआ जी और फूफा जी मुझे मना कर रहे थे। उन्हें पता था कोई चीज़ मेरे दिमाग में चली जाए तो उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता हूँ, फिर उससे लड़ता हूँ। मैं शहर में जाकर हर एक किस्सा इतिहास का नोट डाउन कर चुका था और मुझे जो पता चलता जा रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सिरकटा से जुड़ी हुई हो सकती हैं। लगभग 1300 साल पहले यहाँ कई मंदिरों का निर्माण किया गया, लेकिन उन मंदिरों में मूर्ति स्थापना नहीं की जा सकी क्योंकि यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग बुरे थे जो बाकियों के साथ गलत करते थे। मूर्ति स्थापना से पहले यहाँ कत्लेआम हुआ और उसके बाद जब समझौता हुआ तो एक शाही राजा ने यहाँ हमला कर दिया ताकि वो इन चीज़ों पर अपना हक जता सके कि उसने बनाई है। इस तरह से यहाँ हाहाकार मचा, कई मौतें हुई और सज़ा दी जाती थी लोगों को। यहाँ पर मंदिरों के बीच सर काट दिए जाते थे और उन सरों को यहाँ दफना दिया जाता, धड़ परिवार को दे दिए जाते। हो सकता है सरकटा का कोई रिश्ता इस कहानी के साथ भी हो। उस कहानी का आगे का हिस्सा और भी ज़्यादा अजीब था। बताया गया कि कभी किसी परिवार को कभी भी सर नहीं मिला। सर को कहाँ दफनाया जाता था, इसी 70 मंदिर के बीच, कोई जान नहीं पाया। गांव वाले खोदते रहे। यहाँ के कई राजा थे, जब उनका ज़माना आया
उन्होंने भी यहां पर खुदाई करवाई कि हड्डियां मिल जाएं। आखिर सर कहां फेंके गए, कहां दफनाए गए, कहां जलाए गए, सरों की जानकारी कभी नहीं मिली थी। फिर इस घटना को बीता हुआ माना गया। मुगलों के ज़माने में यहाँ पर इस कहानी का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, सिर्फ डराने के लिए। किसी को नहीं पता था कि पहले कभी सर काटे गए हैं या नहीं, क्योंकि सैकड़ों साल बीत चुके थे। लेकिन एक ऐसा राजा जो बहुत ज़्यादा पागल था और धर्म परिवर्तन सबसे ज़्यादा करवाने पर यकीन करता था, उसने भी इस 70 मंदिर को तोड़वाने के लिए कई सैनिकों को भेजा। जब सैनिक यहाँ पर आए तो मंदिर पहले से ही खंडहर हो चुके थे। पूजा यहाँ की नहीं जाती थी क्योंकि मूर्ति स्थापना कभी हो नहीं पाई। तो वो गुस्सैल सैनिक बदला लेना चाहते थे। आसपास के कई गांव वालों को पकड़ा गया ताकि खौफ पैदा किया जा सके। अब गांव वालों को उन पुरानी कहानियों की तरह ही मारा गया, काटा गया और सर वहां से ले जाए गए। गांव वाले ये जानना चाहते थे आखिर उनके शरीर को जलाया जाए, उससे पहले उनका सर वापस मिल पाए। लेकिन वो राजा और उसके सैनिक बिल्कुल पागल थे, दहशत फैलाना चाहते थे और पुरानी कहानियों को जगाना चाहते थे। लेकिन एक आदमी जो ये जान गया था कि उन सरों को कहाँ दफनाया जाता है, उसने देखा कि यहाँ एक खास जगह है जिसे शापित माना जाता है। मिट्टी जो सब कुछ खा जाती है, कोई भी चीज़ वहाँ पर दफनाई जाए तो मिट्टी नीचे धंसती चली जाती है, लेकिन उसके ऊपर चला जा सकता है, ऐसा महसूस नहीं होता। 10 फुट नीचे की वो मिट्टी अपने आप गोल गोल घूमती है। कोई भी चीज़ वहाँ पर फेंकी जाए तो वो मिट्टी अपने अंदर उसे समाती चली जाती है। कितने फुट की गहराई में कोई नहीं जानता। उसने ये ढूंढ निकाला कि पुराने ज़माने में भी सरों को काट कर वहीं फेंका गया होगा। उन्हें ढूंढा तो नहीं जा पाएगा, लेकिन अब फेंके गए सर वो निकाल सकता था और कई सरों को उसने निकाला। वो मिट्टी रेत की तरह थी, जैसे कुछ दिन लगते, धीरे धीरे वो सर नीचे की तरफ धंसते। कई सर उसने निकाले। वो सैनिक गुस्सा हो गए जब उन्हें यह जानकारी मिली और उस आदमी को यहीं पर काटा गया, सभी गांव वालों के सामने। उसके परिवार, रिश्तेदार, जो भी लोग थे, उसके परिवार वाले, रिश्तेदार, जितने भी लोग थे, सभी को उसकी आंखों के सामने जलाया गया। उसे ऐसे तड़पाया गया और उसके बाद उसके शरीर पर कई जख्म बनाए गए और फिर उसका सर काटा गया। जब उसका सर काटा गया था ना, कहते हैं वो शापित जमीन के ऊपर उसके सर को काट दिया गया। जब उसका सर हिलने लगा था, सैनिक डरने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सर कटने के बाद भी वो जिंदा हो। कैसे क्या हुआ उसके साथ कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं उसका धड़ हिल रहा था और उसने बिना सर के वहां 70 सैनिकों को मारा था। 70 सैनिकों को मारने के बाद अपने आप वो जमीन में चला गया, अपने सर को वहीं पर छोड़कर। कहते हैं वहां पेड़ लगाया गया, फिर उस पेड़ के नीचे वो सर को दफनाया गया ताकि उसे वो सर मिले। लोगों ने इसे कहानियां कहा, लेकिन यहां पर यह किस्सा प्रचलन में बहुत ज्यादा था। उसके बाद कहते हैं वहां एक पेड़ लगा, अजीब सा पेड़ जो नीचे से निकला, कोई पहचान नहीं पाता था। कहते हैं वो पेड़ ना तो मरता था, काटने के बाद फिर से कुछ दिनों में वैसे ही आकार में आ जाता, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, काले रंग का रहता, लेकिन कुछ पत्तियां और फूल उस पर लगते। वो पेड़ हिलता था, लोग डरा करते थे। मुझे अब समझ में आ रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा उस पेड़ को खुलते हुए, उसके अंदर से सरकटा निकलता है। तो उस पेड़ का और उस जगह का, वहाँ पर वो छोटी सी जगह जहाँ पेड़ लगा है, कोई रिश्ता तो है सरकटे के साथ। और पन्नों को खंगालता रहा, पुरानी अखबारों के अंदर से आर्टिकल वो दिन मैंने निकाले तो वो पुराने किस्से, वो पुरानी मौतों के बारे में पता लगा। यहाँ एक ज़माने में 20 लोग मारे गए थे, उनके सर कभी कोई ढूंढ नहीं पाया। कहते हैं कोई ऐसा पागल था जो पुरानी कहानियां सुनकर लोगों को मारने लगा। हो सकता है ये काम भी सरकटे का हो और 10 साल पहले फिर से सरकटा जैसे जाग गया, पेड़ से निकलकर लोगों को मारने लगा। अब मुझे
बहुत सारी जानकारी मिल गई थी। रोकने का तरीका जानना था मुझे, लेकिन रोकूं कैसे? किसी किताब में, किसी अखबार में, किसी पन्ने में कुछ नहीं लिखा था। न पहले ये कोई कर पाया, न अब कर पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन एक फौजी हूं, देश पर और इसकी मिट्टी पर कोई मुसीबत आती है ना, तो छाती तान कर सामने खड़ा हो जाता हूं, चाहे सामने इंसान हो या कोई सरकटा। वापिस गांव आ चुका था मैं। रघु को मैंने यही बात बताई। रघु हक्का बक्का हैरान था। उसने कहा, ऐसा कुछ तो कभी नहीं सुना। मैंने कहा, सुनते कैसे? ऐसी बातों को अनसुना कर दिया जाता है जो सैकड़ों साल पुरानी हो। तो रघु ने पूछा, तो फिर क्या करना है? तुम उसे रोकने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? मुझे लगा कोई जादू टोना करना होगा, फिर वो रुक जाएगा। तुम सोच क्या रहे हो? मैंने कहा, वही जो तुम सोच रहे हो। वो अपना धड़ लेकर जमीन के अंदर गया था। फिर पेड़ उगा था। उसके बाद वो जो उसका सर था ना, थोड़ा थोड़ा हिल रहा। उस दिन बाद में नहीं हिला था, वही मिट्टी में उसे दफना दिया गया था। लेकिन कहते हैं उससे लगभग 7 फुट आगे, यानी वो नीचे जाने वाली मिट्टी, वहाँ सर नहीं, साधारण मिट्टी में। और हो सकता है उसके सर में उसकी कमजोरी हो। वहाँ जाकर हमें देखना तो होगा, खोदना होगा। रघु ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। कान कटा है, गला भी कट सकता था। वो पागल है। इतने सालों पहले अगर उसका सर कटा था तो हमसे बदला क्यों ले रहा है? हमारा सर क्यों काट रहा है? हमने काटा। जो वो मुगल सेना के सैनिक थे उनका काटता। उस समय तो हिम्मत नहीं थी बाहर आने की इसकी। अब बाहर आके गांव वालों को मार रहा है, कमजोर को। कमीना अपनों को मार रहा है, गैरों को मारता। उस समय मैंने रघु को समझाया और रघु को मनाया। दिन का वक्त था। सुबह सुबह हम वहां पर गए। वहां मिट्टी 7 फुट आगे में खोदने लगा, जैसे पुराने पन्नों में, कहानियों में बताया गया था। काफी ज्यादा खोदा मैंने, 7-8 फुट नीचे। मुझे एक अजीब खोपड़ी मिली। मुझे नहीं पता था इतने सालों बाद वो खोपड़ी मौजूद होगी या नहीं, लेकिन सच्ची बात थी। वो अजीब सी खोपड़ी थी। वो ऐसा लग रहा जैसे अजीब चमड़ा उसके ऊपर चढ़ाया गया हो, या उस खोपड़ी का मांस, वो चमड़ा ऐसा बन गया कि जो गल ना रहा हो, ऊपर चढ़ा हुआ। आंखें भी अंदर थी, जैसे पानी भरा हुआ, ऊपर की तरफ कांच की तरह बना हुआ, अंदर हिलता हुआ पानी साफ नजर आ रहा। लगभग शाम का वक्त हो गया था इस खुदाई में। आसपास बहुत खोदा था। पेड़ को काटने की कोशिश की, उसका कोई फायदा नहीं था। सर मेरे हाथ में था। और उसके बाद वो कुल्हाड़ी, वो फावड़ा हम बाहर निकालने लगे। जल्दी जल्दी मिट्टी अंदर डालने लगे। वो डरावना सर हमारे पास था और वो फावड़ा तभी मेरी टी शर्ट में फंसा। और उसके बाद वो फावड़ा जैसे उस मिट्टी में गिरा। मैंने जल्दी से फावड़े को निकाला और तब रघु कहने लगा, भाई अंधेरा होने वाला है, निकल। ये मिट्टी कल भी भर सकते हैं, सर का कल भी कुछ कर सकते हैं। अगर सर खटा आया ना, बचने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तैयार था। देखना चाहता था आखिर सर कटा जैसे हम पहले बचे वैसे दोबारा उससे बच सकते हैं। वो क्या करेगा जानना था मुझे। कई कटोरियां स्टील की और कुछ ऐसी ही प्लेट मैंने पास के बैग में रखी हुई। अंधेरे तक इंतजार किया। रघु तो जा चुका था। यहाँ पर मैं अकेला। कह दिया था उसे, ये सर है मेरे पास, अगर मुझे कुछ हो जाए तो यहाँ बैग के अंदर से सर निकालना। अगर जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हुआ तो बिल्कुल वो सर कटा मुझे मार डालेगा। वहीं रुका हुआ और सर कटा वो पेड़ के बीच से निकला। पहले कुछ समय वो लकड़ी की आवाज़ें, जैसे लकड़ी धीरे धीरे कुछ अलग बन रही हो, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह या रबर की तरह मुड़ने वाली। और उसके अंदर से वो सर कटा ऐसे ऐसे इधर उधर देखता हुआ, कंधे हिलाता हुआ। सर तो नहीं था उसका, जैसे कंपन को महसूस कर रहा। मैं भी मुंह पर हाथ रखे हुए एक कॉर्नर में खड़ा। प्लेट निकाली मैंने, जल्दी से घुमाकर दूर मारी। और जब उस जगह प्लेट गिरी, रफ्तार इतनी तेज थी उसकी, प्लेट गिरी, आधे सेकंड में उसे पता लग गया प्लेट कहाँ गिरी है। वहीं से छोड़कर वो चाकू उसने मारा प्लेट के आर पार।
स्टील की प्लेट की आर पार चाकू को निकालना, और वो प्लेट भी लगभग 15 फुट दूर गिरी थी, कोई साधारण काम नहीं था। कमाल का निशाना था उसका, कमाल का। ऐसे ही कटोरी और प्लेट फेंकने के बाद मैंने उसे बहुत भटकाया। जब सामान खत्म हो गया तब मैं वहां से खिसकना चाहता था, धीरे धीरे चलता हुआ, बिना आवाज करते हुए। जूते उतार दिए थे मैंने, हाथ में पकड़कर। एक तरफ उसका सर उसी का था या नहीं ये भी पता नहीं था। वहां से निकलना चाहता था मैं, लेकिन गड़बड़ तो हो गई। वहां अंधेरे में रघु कुछ लोगों के साथ चला रहा। फूफा जी उस भीड़ में से एक थे और सरकटा इस तरफ। मैंने सर पर हाथ रखा और कहा, अरे भगवान, क्या मुसीबत कर दी इसने, इतने लोग ले आया। इसे नहीं पता ये भूत है, ये कुछ भी कर सकता है। और वो तेज धार चाकू, मुझे पता था सरकटा मारेगा, मेरे पास फेंकने के लिए कुछ नहीं। पता नहीं कैसे मुझसे वो गलती हो गई। वो सर जो मेरे पास था उसे मैंने उठाकर फेंका ताकि वो निशाना उस सर पर लगाए। जब जमीन पर गिरा, दूसरी तरफ से आ रही वो आवाजें, रघु आ रहा भीड़ के साथ, लेकिन निशाना उस सरकटे ने लगाया था अपने सर पर, जो मुझे लग रहा कि उसी का है। जैसे ही चाकू उसके सर के आर पार हुआ, बीच में धंस गया और वो सरकटा भागा उस चाकू को लेने। सर को हाथ में लिया ही था, जैसे अजीब सी ज्वाला उसके शरीर से निकलने लगी। सर भी जलने लगा, वो भी जलने लगा। आग ही आग थी। चाकू निकालना चाहता था, वो निकाल नहीं पा रहा। उसकी उंगलियों को छूते ही वो सर अपने आप हिलने लगा और उसने उस सर को अपने धड़ के ऊपर रखा और उसका शरीर जलने लगा, धू धू करके। आग का गोला बन गया, लेकिन हिल रहा था वो। उसके बाद वहां खड़े मैं इंतजार कर रहा और वो भीड़ भी छिपी हुई। रघु ने बताया था, कुछ गड़बड़ हो तो हरकत करना बंद कर दो, रुको, मुंह पर हाथ रखो। लेकिन बेवकूफ था वो। यहां वो सरकटा क्या कर सकता था, वो जानता नहीं था। उसे ट्रेनिंग नहीं मिली थी, अगर कुछ ऐसा हो तो क्या करना है। बिल्कुल सामने खड़ा था उस सरकटे के, और वो जल रहा, सर के समेत। हाथ में उसके चाकू जो उसने अपने सर से निकाल लिया था। वहां कोई हरकत नहीं कर रहा था, लेकिन उस सरकटे ने अपने मुंह से बोला, क्योंकि अब उसका सर उसके धड़ पर लगा था। उसने कहा, मैं दोबारा आऊंगा, अब के लिए तो मैं खत्म हो रहा हूं, दोबारा आऊंगा मैं, दोबारा। और रघु ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, खुशी का इजहार किया, जैसे ये शब्द सुनकर उसे लगा कि वो जा रहा है। आवाज लगाई थी उसने, चला जा, चला जा, हमेशा के लिए चला जा। और ये उसकी गलती थी। उसने जलते हुए भी अपने हाथ से वो तेज धार चाकू जो मारा था, इतनी रफ्तार से कि रघु की गर्दन में जा धंसा था। गर्दन का एक तरफ का हिस्सा बाहर की तरफ लटक गया और खून की वो बौछारें गर्दन से निकल रही। और वहां वो सरकटा जलता जलता ही उस पेड़ के अंदर गया और पेड़ भी जलने लगा। धीरे धीरे आग में झुलस गया वो पेड़। उसकी पत्तियां नीचे गिरी, फूल नीचे गिरे, लेकिन वो पेड़ वैसा का वैसा था। काला था, काला ही रह गया अब के लिए, जैसे सरकटा जा चुका था। उसके बाद रघु को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। गलती थी उसकी, उसे बचाया नहीं जा सका। लेकिन वो सरकटा अब यहां से जा चुका था। कुछ रातों तक मैं लोगों के साथ बिना हरकत किए वहां गया। सरकटा दोबारा उस पेड़ से बाहर नहीं आया। जला हुआ वो पेड़ धीरे धीरे फिर से जैसे एक कोने पर थोड़ी पत्तियां निकलने लगी थी, फूल नहीं निकल रहा था। वो सरकटा दोबारा नहीं आया, लेकिन कह कर गया था, मैं दोबारा आऊंगा। हो सकता है फिर से कुछ दशकों बाद वो इस पेड़ से बाहर निकले। लोग इसे कहानियां कहेंगे जो अब भी हुआ, मानेंगे नहीं, झूठ कहेंगे। लेकिन जब वो फिर से निकलेगा बाहर, नए किस्से फिर से गढ़े जाएंगे,
नई कहानियों की रचना फिर से होगी। अब के लिए सरकटा जा चुका था। मैं बुआ जी को अलविदा कहकर उस गांव से कुछ अच्छी यादें तो कुछ बुरी यादें लेकर घर की तरफ बढ़ गया था। और ये कहानी, ये किस्सा जुड़ गया उस सरकटे के साथ। मैं चाहता था उस लाइब्रेरी में ये पन्ने भी डाले जाएं। कैसे फिर से सरकटे को रोका गया और रोकने का तरीका क्या है? लाशों के बिछने के बाद ऐसे किसी भूत को या प्रेत को रोकना मुश्किल होता है। जानकारी पूरी पहले से दी गई हो तो काम आसान हो सकता है। मुझे दोबारा सेना में जाना था, छुट्टियां खत्म हो रही थी और ये यादें लेकर मैं गया था। मौत से नहीं डरता, ना उस सरकटे से, लेकिन डर इस चीज़ का है जब वो दोबारा उठेगा मेरे जैसा शायद कोई रोकने वाला ना होगा।